हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं, वैल्यूएशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज कि आप जब भी किसी से पूछोगे कि हैप्पीएस्ट माइंड करती क्या है, सब यही बोलेंगे कि आईटी कंपनी है, डिजिटल सर्विस, ब्लॉकचेन, एसडीएन, सास, ठीक है। बट एग्जैक्टली एक्चुअल में इनका काम क्या है, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और उससे उन रियल लाइफ एग्जांपल्स से हम इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे। इससे ना बहुत आसानी से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हैप्पीएस्ट माइंड एक्चुअल में करती क्या है। तो बेसिकली इनके 3 वर्टिकल्स हैं: डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब ना मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी और इनकी कुछ सर्विसेज आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। इन 3 सेगमेंट्स के अंडर इनकी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो पहली सर्विस है बिग डेटा एनालिटिक्स। आपने डेटा साइंस के नाम पे भी इसको सुना होगा। सो एक्चुअली ये क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा और वो डेटा को एनालाइज करना। इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो। अब नेटफ्लिक्स पे आपने सपोज कॉमेडी मूवीज देखी, 1-2 कॉमेडी मूवीज देखी, तो नेटफ्लिक्स अपने आप आपको सजेस्ट करेगा बिकॉज यू वॉच दिस, और फिर नीचे मूवीज सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली नेटफ्लिक्स ने आपका पैटर्न जो है, या आपका जो नेटफ्लिक्स को बेसिकली डेटा मिला, उसने आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि आपको कॉमेडी मूवीज अच्छी लगती है, कॉमेडी मूवीज आपको पसंद है, तो उसने आपको कॉमेडी सजेस्ट की। तो नेटफ्लिक्स को ये पूरा डेटा मिलता है कस्टमर बिहेवियर का कि वो कौन सी मूवीज देख रहे हैं, कौन से शोज पसंद कर रहे हैं, और आपको पता है ये डेटा वो कलेक्ट करता है, ये बिहेवियर कलेक्ट करता है, और उसके हिसाब से वो खुद के सीरीज या खुद के टीवी सीरीज या खुद की मूवीज भी प्रोड्यूस करता है। Amazon भी ऐसे ही करता है। Amazon ने भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। प्राइम के जो उनका Amazon प्राइम है, वहां से उन्होंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, कस्टमर बिहेवियर कलेक्ट किया, और उसके बाद वो खुद के शोज लेके आता है Amazon का अगर आप देखोगे तो। फिर आपको मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स क्या करता है? आप अगर उसके ऑनलाइन ऐप में जाते हो, ठीक है, वो वहां से आप अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो आप बर्गर ऑर्डर करते हो, या आप कितनी बार बर्गर ऑर्डर कर रहे हो, आप क्या ऑर्डर कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर वो अपने प्रोडक्ट्स फिर से कैटेगराइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, या प्राइसिंग देखता है, उसको समझ में आता है कि डिस्काउंट्स की वजह से कितने लोग मंगवा रहे हैं खाना, क्या मंगवा रहे हैं, ठीक है, कितनी बार मंगवा रहे हैं, और ऑनलाइन का कितना यूज हो रहा है। ये सब वो डेटा कलेक्ट करके उसके हिसाब से वो फिर न्यू प्रोडक्ट्स लेके आएगा, न्यू फूड, न्यू स्नैक्स लेके आएगा, प्राइसिंग मॉडल चेंज करेगा। सो ये है बिग डेटा या बिग डेटा एनालिटिक्स। फिर गवर्नमेंट भी ये बिग डेटा एनालिटिक्स यूज करती है सेंसस कैलकुलेशन के लिए, न्यू सब्सिडीज लाने के लिए, न्यू पॉलिसीज लाने के लिए। फिर हेल्थ केयर में आप देखोगे कि बिग डेटा एनालिटिक्स का बहुत यूज होता है, ट्रैवल में यूज होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में यूज होता है कि यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर देखा जाता है, कस्टमर का पैटर्न देखा जाता है, और उसके हिसाब से लोन्स डिजाइन किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर किए जाते हैं। फिर इनका नेक्स्ट है आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या होता है? बेसिकली ह्यूमंस के काम, जो छोटे छोटे जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, इसको ऑटोमेट करना। बहुत ही रिपीटेटिव टास्क में, छोटे छोटे टास्क में ना हम अपनी कोर एक्टिविटीज को ध्यान ना देते हुए छोटे छोटे टास्क में फंस जाते हैं। तो ऐसे में आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज होता है कि छोटे छोटे टास्क को मैं ऑटोमेट कर दूं। जैसे क्लेम प्रोसेस, इंश्योरेंस में आप देखोगे तो क्लेम प्रोसेसिंग हो गया, इधर आरपीए यूज होता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, इधर आरपीए यूज होता है। फिर आपने बॉट्स सुना होगा। जैसे अगर आप जोमेटो को कुछ कंप्लेन करनी है और उसके मैसेजिंग से जब आप उसको कंप्लेन करते हो उसके ऐप से, ठीक है, आप तुरंत जब उसको हाय भेजते हो तो वहां से तुरंत आपको रिप्लाई आता है। तो ये ह्यूमन, जो ये इनिशियल जो रिप्लाईज होते हैं, ये ह्यूमंस नहीं करते, ये बॉट्स के थ्रू किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है आरपीए का। फिर और एक सर्विस है एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब इसको भी एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में एक नेटवर्क प्लेस में मल्टीपल राउटर्स होते हैं, एग्जाम्पल 10 राउटर्स। तो उन 10 राउटर्स को, उन 10 राउटर्स को कनेक्ट करके उनका नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कनेक्टर को मैन्युअली एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, और इसमें अगर चेंज करना हो तो हर राउटर में इंडिविजुअली चेंज करना होता है, मतलब हर राउटर को इंडिविजुअली चेंज करना होता था।
अब SDN के थ्रू इन सारे राउटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है और उसमें एक ही समय सारे राउटर्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। क्लाउड के थ्रू एक ही चेंज सारे राउटर्स में लाया जाता है। तो ये है इनका SDN। फिर IoT आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल भाषा में हर चीज को इंटरनेट से कनेक्ट कर लो। अब इसको समझते हैं। वॉशिंग मशीन सपोज, अब अगर मैं उसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ, मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, तो इसमें क्या होगा ना, मैं उस वॉशिंग मशीन को अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हूँ। तो अब मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे वॉशिंग मशीन शुरू करनी है, मैं अपने मोबाइल के थ्रू शुरू कर सकती हूँ। मुझे बंद करनी है, मैं बंद कर सकती हूँ। पर्दे खोलने हैं तो बिना उठे या मैं कहीं पे भी, अगर मैं बाहर हूँ तो मैं सिर्फ एक क्लिक से मैं पर्दे खोल सकती हूँ, पर्दे बंद कर सकती हूँ। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर चीज को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लो। इसका हैप्पीएस्ट माइंड ने इसमें क्या काम किया, हम केस स्टडी में आगे देखेंगे। अब आपने क्लाउड सुना होगा। देखो क्लाउड में क्या होता है ना, पहले क्या होता था ना कि ये जो डेटा स्टोरेज के बहुत बड़े बड़े रूम्स थे, वहाँ सर्वर्स होते थे, बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर होते थे, हैवी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर किया जाता था। लेकिन अभी वर्चुअल डेटा स्टोरेज क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेट के थ्रू आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। आपको फिजिकली अपने सिस्टम पे डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने ये क्लाउड सर्विसेज के अंदर क्या होता है ना, SaaS आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसको समझते हैं। देखो ट्रेडिशनली क्या होता है, अगर मुझे कोई ऐप में काम करना है, ठीक है, अगर मुझे ऐप कोई चाहिए तो मुझे अपने सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पे क्या होता है ना, ऐप बिना इंस्टॉल किए मैं क्लाउड सर्वर पे बेसिकली ये ऐप होस्ट होता है और मैं इंटरनेट के थ्रू इस ऐप को एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब मुझे ये ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के यूज से मैं क्लाउड सर्वर पे जो ये ऐप होस्ट हो रहा है वहां से मैं यूज कर सकती हूँ। इसको ऐसे समझो, रेंटिंग अ हाउस। वो घर तो आपका नहीं है, वो घर आपके लैंडलॉर्ड का है, लेकिन उसका बेनिफिट आप ले रहे हो। और ये क्लाउड के अंदर ना बहुत सारी सर्विसेज होती है। अब मैंने SaaS एक बता दी। फिर इनका जो थर्ड सेगमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस, उसके अंदर जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उसमें क्या होता है ना कि आपका डेटा लीक ना हो, ठीक है, आपका डेटा हैक ना हो, उसके वजह से ये लोग सिक्योरिटी सर्विसेज भी देते हैं। एंड टू एंड मॉनिटरिंग होती है। अगर आपके सिस्टम पे कस्टमर रिलेटेड डेटा हो, ऑफिस रिलेटेड डेटा हो, वो हैक ना हो, उसके लिए जो सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए ये लोग सर्विसेज देते हैं, आपका डेटा सिक्योर रखते हैं। तो ये ऐसे टूल्स देते हैं आपको जिससे ये पूरी एंड टू एंड मॉनिटरिंग हो और आपका डेटा अगर सपोज खो जाता है तो उसको रिट्रीव कैसे किया जाए उसकी भी फैसिलिटीज होती है। सो बेसिकली थ्रेट से बचे रहे आपका डेटा, फिर सिक्योरिटी पूरी आपके डेटा की, आपका डेटा सिक्योर हो, तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज भी देते हैं। फिर जैसे मैं क्लाउड की बात कर रही थी तो हाइब्रिड क्लाउड भी एक सर्विस होती है कि आपको पूरा डेटा क्लाउड पे नहीं रखना है। जैसे मैंने कहा कि क्लाउड का मतलब क्या कि आपको सिस्टम पे डेटा ना रख के आप क्लाउड पे डेटा रख सकते हो, राइट। तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि आपको पूरा डेटा क्लाउड पे नहीं रखना है, सिर्फ 60% डेटा क्लाउड पे रखना है, 40% सिस्टम पे रखना है। तो ऐसा भी होता है, उसको हाइब्रिड क्लाउड सर्विस बोलते हैं। इनकी नेक्स्ट सर्विस है BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बेसिकली ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोसेसेस को एकदम आसान कर लेता है, स्ट्रीमलाइन करता है। देखो कोई भी बिजनेस में अगर आपको कोई गोल तक पहुंचना है तो वो गोल तक पहुंचने के लिए आपके सारे प्रोसेसेस अच्छे होने चाहिए, आसान होने चाहिए। अगर प्रोसेसेस में गड़बड़ है ना कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, या इस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, अगर आपको कुछ वो डिपार्टमेंट के बारे में पता ही नहीं है या आपको कंट्रोल नहीं है बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट का, तो वहां पर ना बिजनेस रन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो ये जो BPM सॉफ्टवेयर है ये पूरे प्रोसेस को आसान करेगा। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूँ HR डिपार्टमेंट में, तो अगर किसी को वेकेशन के लिए लीव अप्लाई करनी है तो अगर BPM नहीं होता तो उसको पता नहीं कितने फॉर्म्स भरने पड़ते, मेल्स लिखो, फिर उनका मेल आए, ठीक है, इस सब में बहुत ही झंझट वाला काम हो जाता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वेकेशन या लीव का ये सही ढंग से नहीं है। लेकिन वही BPM सॉफ्टवेयर जहाँ आ जाता है तो एक बार आपने फॉर्म भर लिया, सबमिट कर लिया, वो HR तक पहुंच गया, तो यहाँ पे मेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बेसिकली पूरा काम ऑटोमेशन के थ्रू हो गया। तो ये है BPM सॉफ्टवेयर। अब आपने लेगेसी IT और डिजिटल IT के बारे में सुना होगा। लेगेसी मतलब क्या कि ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है बिजनेस रन करने
करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक बहुत ही पुरानी कंपनी हूँ और मेरे पास बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, ओल्ड और आउटडेटेड सिस्टम्स हैं, लेकिन वो सिस्टम ज़रूरी है मेरे बिजनेस को रन करने के लिए, तो ये है लेगेसी आईटी। डिजिटल आईटी मतलब ब्लॉकचेन, आईओटी, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको डिजिटल आईटी बोला जाता है। तो अब अगर आप देखोगे लेगेसी आईटी, अब जैसे कि अगर जो इन्फोसिस हो गया, ठीक है, टीसीएस हो गया, ये सारे इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू लेगेसी आईटी से आता है। हालांकि ये लोग भी डिजिटल आईटी में है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का मेजॉरिटी 97% ऑफ रेवेन्यू डिजिटल आईटी से आता है। मतलब ये आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, ये होता है डिजिटल आईटी। तो अगर आप देखोगे लेगेसी आईटी ऑलमोस्ट 3% के आसपास सीएजीआर की ग्रोथ है, और वही डिजिटल आईटी की 20% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे डिजिटल आईटी इज द फ्यूचर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ये भी एक चीज है कि लोग जल्दी डिजिटल आईटी पे मूव नहीं हो रहे लेगेसी छोड़ के, क्योंकि लेगेसी आईटी में क्या आ रहा है ना कि मैंने जो वो सारे हार्डवेयर लगाए, सॉफ्टवेयर लगाए, तो भले ही वो ओल्ड है, आउटडेटेड है, लेकिन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, ठीक है। तो वो ज़्यादा खर्चा करने की वजह से लोग उसको छोड़ के डिजिटल आईटी पे एकदम से शिफ्ट नहीं हो रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि शिफ्ट ही नहीं हो रहे, लेकिन एकदम से वो शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि बहुत खर्चा हुआ है लेगेसी आईटी पे। लेकिन धीरे धीरे लोग डिजिटल आईटी पे मूव होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और डिजिटल आईटी की कुछ अपने ही बेनिफिट्स हैं। आपने ना एआई और मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको समझते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूँ, ये एक ऐसी मशीन है जो खुद से आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकती है। मतलब ये ऐसी मशीन है कि खुद सोचने लगेगी। हम ह्यूमंस जो हैं हम खुद सोचते हैं, ठीक है, कि इस डेटा पैटर्न के हिसाब से, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से अगर हमको कोई डेटा दे दे, हम उसको एनालाइज कर लेंगे और आगे क्या हो सकता है इसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। यही चीज एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकती है। हमने उसको डेटा दे दिया, वो उस डेटा को वो मशीन एनालाइज करेगी, ठीक है, और उस हिसाब से आगे क्या हो सकता है इसकी प्रेडिक्शंस करेगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने शूज ऑनलाइन देखे, ठीक है, अब आपने वो टैब क्लोज किया और आप फेसबुक पे गए, आपको तुरंत शूज के सजेशंस आएंगे, राइट। ये क्या है? ये एआई है। फिर आप जीमेल यूज करते हो, जीमेल में आपके मेल्स जो होते हैं अपने आप सोशल में कैटेगराइज हो जाते हैं, या प्रमोशनल में या प्राइमरी में अपने आप वो कैटेगराइजेशन कर लेता है। ये क्या है? ये एआई है। फिर जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वो अपने आप स्पैम सेक्शन में चले जाते हैं। ये क्या है? ये एआई है। तो आरपीए, आईओटी, एआई, ब्लॉकचेन, इन सब की बहुत आगे बहुत ग्रोथ है। आरपीए की अगर मैं सीएजीआर ग्रोथ देखूं तो ऑलमोस्ट 25% एक्सपेक्टेड है बाय 2025। ब्लॉकचेन की 80% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय 2025। आईओटी की भी बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो बेसिकली जो डिजिटल आईटी है, डिजिटल मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और बहुत फास्ट ग्रो होगा। अब अगर मैं इनका डिजिटल रेवेन्यू को बाइफर्केशन करूँ कि आईओटी से कितना पैसा आता है, सिक्योरिटी से कितना पैसा आता है, तो 41% ऑलमोस्ट डिजिटल इंफ्रा एंड क्लाउड सर्विसेज से आता है, 21.6% सास से आता है, 14.4% एनालिटिक्स या एआई से आता है, 11% ऑलमोस्ट आईओटी से आता है, 8.7% ऑलमोस्ट सिक्योरिटी से आता है। अगर मैं इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखूं, हैप्पीएस्ट माइंड का 24% एजुटेक से आता है, 20.2% हाईटेक से आता है, 17.4% बीएफएसआई से आता है, 14.4% टेलीकॉम एंड मीडिया से आता है। अब इनकी सबसे अच्छी चीज ये है गुड यूटिलाइजेशन रेट। इसको समझते हैं, जितना यूटिलाइजेशन ज्यादा उतना अच्छा। फिर इनका एट्रिशन रेट भी बहुत कम है। मतलब देखो आईटी में क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज बहुत स्विच करते हैं जॉब, ठीक है, तो हैप्पीएस्ट माइंड में एट्रिशन रेट बहुत कम है। मतलब एम्प्लॉयज इनको छोड़ के नहीं जाते। आईटी के लिए सबसे मेन एसेट्स क्या है? एम्प्लॉयज के बिना आईटी कंपनी चल ही नहीं सकती, राइट। सो अगर आपके एम्प्लॉयज ज्यादा आपको छोड़ के नहीं जा रहे, मतलब एम्प्लॉयज आपसे खुश हैं, मतलब आपके एसेट्स आपके पास है, तो हैप्पीएस्ट माइंड का एट्रिशन रेट बहुत कम है। मतलब एम्प्लॉयज इनको छोड़ के नहीं जाते। अब इनकी अच्छी चीजें क्या है? देखो सबसे पहली चीज तो लीडरशिप। मिस्टर अशोक सूठा, ये माइंडट्री बेसिकली इन्होंने फॉर्म की थी। विप्रो जो आज है वो उनमें मिस्टर अशोक जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर माइंडट्री आपने सुना होगा, उसके को फाउंडर मिस्टर अशोक जी रहे हैं। फिर उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड शुरू की थी। तो बेसिकली
जो मिस्टर अशोक जी हैं, ये ही इज द पिलर ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड आप बोल सकते हो। और इनका जो आईटी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट वाइज, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट वाइज कंपनी बहुत अच्छी है। फिर सेकेंड चीज है इनकी एक्सपर्टीज। देखो आज अगर मैं इन्फोसिस, टीसीएस देखूं तो ये लोग भी डिजिटल आईटी से पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन 30% 35% रेवेन्यू इनका डिजिटल आईटी से आता है। बेसिकली इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू लेगेसी से आता है। इन्फोसिस, टीसीएस इनकी बात कर रही हूँ मैं। अगर आप माइंडट्री देखोगे तो ऑलमोस्ट 45% उनका डिजिटल आईटी से आता है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का ऑलमोस्ट 97% ये आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है, यहाँ से आता है। तो बेसिकली फ्यूचर यही है। अगर मैं आईटी का फ्यूचर बोलूँ तो यही है, डिजिटल ही है। तो ये लोग ऑलरेडी इसमें 97% इनका रेवेन्यू ऑलरेडी ये जो फ्यूचर में चीजें होने वाली है या जो अभी हो रही है इससे आता है। अगर मैं ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूँ तो देखो एवरीथिंग इज डिजिटल। आप एजुकेशन देख लो, वो पूरा डिजिटल हो गया, एजुटेक हो गया। आप रिटेल देख लो, ई कॉमर्स आ गया, ठीक है। तो सब कुछ ऑनलाइन मोड पे जा रहा है। और यहाँ पर जब सब कुछ ऑनलाइन मोड पे जा रहा है तो यहाँ पे रोबोटिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ब्लॉकचेन, ये सब लगने वाला है। और कोरोना के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है कि इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आप देखोगे, यहाँ मेजॉरिटी बिजनेस ये एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। मतलब क्या, इनको एक सपोज हैप्पीएस्ट माइंड ने एक सर्विस दी इनके कस्टमर को, वो सर्विस इनको बहुत अच्छी लगती है, फिर दोबारा या तो रिन्यूअल होता है या तो जो दूसरी सर्विसेज हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर दूसरी सर्विसेज भी देता है। तो बेसिकली इनका जो फंडा है ना वो यही है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ना एडिशनल रेवेन्यू इनको लाना है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को एडिशनल सर्विसेज बेच के इनको रेवेन्यू लाना है। और ऐसा हो भी रहा है कि मेजॉरिटी रेवेन्यू इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। अब अगर मैं रिस्क की बात करूं, फर्स्ट रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफिकल रिस्क जो मुझे लगता है कि इनका मेजॉरिटी जो बिजनेस है वो यूएस से आता है। तो अगर वहां कुछ दिक्कत होती है तो इनको भी दिक्कत होने के चांसेस है। तो ऑलमोस्ट 72% इनको यूएस से बिजनेस आता है। तो दिस इज वन ऑफ द रिस्क। फिर सेकेंड रिस्क है सक्सेसर रिस्क। तो मिस्टर अशोक जी जो है वो 78 ईयर्स ओल्ड है। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड, ही इज द पिलर बिहाइंड हैप्पीएस्ट माइंड। तो आगे और जब कंपनी को ग्रो करना है तो हु विल बी द राइट सक्सेसर। मिस्टर अशोक जी ने किसी ना किसी को तो ध्यान में रखा होगा, लेकिन अगेन वी डोंट नो कि आगे जाके ये बिजनेस कौन संभालेगा और जो संभालेगा क्या वो सही तरह से संभालेगा। फिर थर्ड रिस्क मुझे इनका लगता है कंसंट्रेशन रिस्क। इनका 14% रेवेन्यू अराउंड एक क्लाइंट से आता है। टॉप 5 क्लाइंट्स इनका अराउंड 33.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन सर्टेन क्लाइंट्स है इनका, तो ये भी एक रिस्क है। फिर नेक्स्ट रिस्क ये है कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, जैसे इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज डिजिटल में नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनीज आएगी नहीं। अगर फ्यूचर डिजिटल है तो ये कंपनीज भी आएंगे डिजिटल में, और ऑलरेडी ये कंपनियां डिजिटल में काम कर रही हैं। मतलब सर्विसेज ये डिजिटल आईटी में सर्विसेज ऑलरेडी टीसीएस बोलो, इन्फोसिस बोलो, दे रही है, ठीक है। ये अलग बात है कि लेगेसी से इन लोगों को ज्यादा रेवेन्यू आता है। अब अपन फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अगर मैं इनकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 489 करोड़ था FY19, वहां से 714 करोड़ तक हो चुका है। एट अ ग्रोथ, अगर CAGR ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 21% है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इस कंपनी के बहुत अच्छे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। अगर ROE देखोगे, ROE भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का। डेट टू इक्विटी काफी लो है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा है कंपनी का। फाइनेंशियल्स में ऐसे 2018 में कंपनी लॉसेस में थी, लेकिन वहां से इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। तो फाइनेंशियल्स में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी कि इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने क्लाइंट के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो इनका एक रिन्यूएबल एनर्जी में एक प्रोजेक्ट था। इनका एक क्लाइंट था जिसके सोलार प्लांट्स थे अलग अलग जगह पे। इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो उनको रिमोटली मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, यूरोप में बैठ के, जैसे इनके यूरोप में, एशिया में, यूएस में ऐसे अलग अलग जगह पे प्लांट्स थे, तो वो यूरोप में बैठ के ही कैन मॉनिटर यूएस के प्लांट में क्या चल रहा है, अफ्रीका के सोलार प्लांट में क्या चल रहा है। पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी हर प्लांट के डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग में। इन्होंने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया जिसका सारा डेटा एक ही जगह पे कलेक्ट होगा, रिमोटली मैनेज होगा और फार्म्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इससे
ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसमें एआई, इस प्लेटफॉर्म में एआई डाला गया था जिससे डेटा के बेसिस पे आगे क्या अलार्मिंग चीजें होगी वो सिस्टम प्रेडिक्ट कर सकता था। तो ये इनकी एक सक्सेस स्टोरी थी। तो ऐसे बहुत सारी इनकी सक्सेस स्टोरीज है, मैं सारी बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब अपन वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन अभी अगर मैं पी देखूँ ना तो अराउंड 60-62 के आसपास चल रहा है इसका पी, ठीक है। अब ना ये कंपनी बोलती है कि हमको आप इंडियन आईटी कंपनी से कंपेयर मत करो, हमको आप ग्लोबल आईटी कंपनी, जो डिजिटल आईटी कंपनियां हैं ग्लोबली, उससे कंपेयर करो। लेकिन अगर मैं इंडियन आईटी कंपनी से कंपेयर भी करूं, क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये लोग भी डिजिटल बिजनेस में हैं, ज्यादा नहीं है बट हैं और आगे तो आएंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है टीसीएस, इन्फोसिस ये पीछे रहेंगे जब उनको पता है कि डिजिटल आईटी इज अ फ्यूचर एंड डिजिटल इज अ फ्यूचर? क्या वो कंपनियां अपना रेवेन्यू वहां से नहीं बढ़ाएंगी? ऑफकोर्स बढ़ाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं इनका, अब हैप्पीएस्ट माइंड को इतना क्यों वैल्यूएशन दिया गया, ठीक है। तो अगर आप इनका एबिटा मार्जिन देखोगे ना तो वो बहुत अच्छे से बढ़ गया, ठीक है। तो एबिटा मार्जिन इनका अराउंड 26% के आसपास है, राइट। लेकिन ये एबिटा मार्जिन तो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज में भी है। फिर इनका प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से बढ़ गया, सो इस वजह से इसको वैल्यूएशन ज्यादा दिया। फिर क्योंकि ये कंपनी बोलती है कि आप हमें ग्लोबल आईटी कंपनियों से कंपेयर करो या ग्लोबल डिजिटल आईटी से कंपेयर करो, तो जो ग्लोबल डिजिटल आईटी कंपनी है उनके वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप उनका वैल्यूएशन देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे है, काफी सस्ती है। इस वजह से, क्योंकि वो सस्ती है, इस वजह से उसको ज्यादा वैल्यूएशन दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्लोबल आईटी से, ग्लोबल डिजिटल आईटी कंपनियों से अगर इसको कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप बहुत सारी चीजें भी आपने देखी चाहिए, जैसे कि एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड का देखूं तो अराउंड 8 लाख के आसपास है। लेकिन अगर वही मैं ग्लोबल आईटी कंपनियों का देखूं तो अगर उसको इंडियन रुपी में आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 1 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़। तो ऐसे केस में तो फिर यहाँ पर आप सिर्फ 7 लाख एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है, वहां पे करोड़ों में है, तो फिर भी इसको इतना ज्यादा वैल्यूएशन दी है, राइट। सो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे करंट सिनेरियो देख के, सब कुछ देख के मुझे हैप्पीएस्ट माइंड महंगा लगता है। नो डाउट कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। लेकिन वैल्यूएशन में मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ये महंगी लगती है। अगर आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये सारी चीजें जरूर एनालाइज कीजिएगा और वैल्यूएशन को प्लीज देखिएगा, मुझे महंगा लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक चीज की, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ी क्या बिल्कुल ही अच्छी नहीं आ रही है। सो मैं एक्चुअली लॉकडाउन, यहाँ महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, तो मुझे माइक मिल नहीं रहा OnePlus से जो कनेक्ट हो। सो जैसे ही सर्विस सेंटर शुरू होते हैं, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।